अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप स्क्रीन पे एक शीट देख रहे हैं, ये इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से है। ये लेक्चर ख़ास तौर पर बीएस स्टूडेंट्स के लिए, एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए और एमफिल स्टूडेंट्स के लिए जो है, ये काफ़ी हद तक जो है वो मुफीद होगा। ये देखें, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ग्राफ जो है, ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर। इसमें डिफरेंट जॉनर्स जो हैं उनका ज़िक्र किया गया यहाँ पर। और पहले में आप देखें पोइट्री है। और पोइट्री को अगर आप देखें तो इससे मोस्टली जो है ये किन चीज़ों से जनरेट होती है, इसमें जो चीज़ मौजूद होती है ये ख़ास तौर पर इमेजिनेटिव और रियलिस्टिक होती है। और ये काफ़ी हद तक बात ठीक भी है कि इसमें जो इमेजिनेटिव पावर है, हम जो है वो रेनेसेंस से इसे लेके ऑनवर्ड अब तक देखते हैं तो काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को जिस तरीके से बयान किया गया है उसमें इमेजिनेशन का काफ़ी सहारा है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इमिटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इमिटेटिव पोइट्री जो है वो है। उसके बाद है रियलिस्टिक पोइट्री जो है, ये देखें इसकी दूसरी किस्म। अब रियलिस्टिक पोइट्री में ज़ाहिर बात है जो सोसाइटी में होता है उन चीज़ों को डिपिक्ट किया जाता है। जैसे जॉन मिल्टन है, उसने अपनी पैराडाइज लॉस्ट में जो सोसाइटी में हो रहा है उस हवाले से इन चीज़ों को डिपिक्ट किया है। इसी तरह अगर हम जॉन डन की पोइट्री को देखें तो उसमें मेटाफिज़िकल जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें रियलिज़म का काफ़ी जो है वो एलिमेंट जो है वो मौजूद है। इसी तरह जो 18th सेंचुरी पोइट्री है अलेक्जेंडर पोप की, द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ लुकरी, ये जो पीसीस ऑफ आर्ट हैं इनमें जो है वो रियलिज़म का काफ़ी जो है वो इनको डिपिक्ट किया गया है। इसी तरह हम जो है वो रोमांटिक पोइट्री स्टडी करते हैं, उसमें इमेजिनेटिव भी है, रियलिज़म भी है। ठीक है, इमेजिनेटिव ये है कि जो इमोशंस हैं, पैशंस हैं, नेचर है उसको डिपिक्ट किया गया है। रियलिज़म ये है कि नेचर इन रियल फॉर्म जो है उसको दिखाया गया है, चाहे वो ह्यूमन पैशंस इमोशंस के हवाले से या आउट नेचर के हवाले से है। इसी तरह अगर हम विक्टोरियन ईरा को देखें तो उसमें भी ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें मिलती हैं। तो मॉडर्न पोइट्री जो है वो तो बहुत ज़्यादा जो है इमेजिनेटिव और रियलिज़म से जो है वो भरी हुई है। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो ठीक लगती हैं। इसी तरह आप ड्रामा देखें, मोस्टली इसमें ये कॉमेडी है, ये ट्रेजेडी है, या फिर दोनों को मिक्स अप करें तो ये चीज़ हमारे सामने आती है। इसकी दो अक़साम जो हैं, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ जो हैं वो बड़ी मशहूर हैं और ड्रामास के अंदर जो है कॉमेडीज़ भी मशहूर हैं। बेन जॉनसन की जो है वो कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक फेमस हैं। इसी तरह जो है वो हेनरी गिब्सन की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो जो है वो काफ़ी जो है वो मशहूर है। एक बड़ी मशहूर कॉमेडी जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है वो मशहूर है। इसी तरह द आर बी शेरिडन की जो कॉमेडी है, ये जो है द स्कूल फॉर स्कैंडल्स जो है, ये काफ़ी मशहूर है। तो ये जो मोस्टली जो है ड्रामे में इसमें हमें या ट्रेजेडी या कॉमेडी मिलती है। चाहे आप देखें ट्रेजेडी में जाके मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन क्या है कि उसकी चाहे वो सोशल ट्रेजेडी है, इंडिविजुअल ट्रेजेडी है, फैमिली ट्रेजेडी है, ख़ास तौर पे अमेरिकन जो 20th सेंचुरी जो ड्रामास लिखे गए हैं, ठीक है, उसमें तो काफ़ी हद तक जो है वो फैमिली ट्रेजेडीज़ के ऊपर जो है काफ़ी हद तक बात हुई है। इसी तरह नावल देखें तो नावल जो है इसको फ़िक्शन भी आजकल के दौर में कहा जाता है और इसकी बहुत सारी अक़साम है। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, हिस्टोरिकल है, साइकोलॉजिकल है, रियलिस्टिक है, साइंटिफिक है, रीजनल है। ये बहुत डिटेल डिस्कशन है। तो अगर हम जो है वो 18th सेंचुरी के हवाले से ऑनवर्ड इस चीज़ को हम स्टडी करें कि फादर ऑफ इंग्लिश नावल जो हैं जो फील्डिंग हैं, वहाँ से अगर इसका सफ़र शुरू किया जाए तो उसमें हमें हिस्टोरिकल एलिमेंट्स भी मिलते हैं, साइकोलॉजिकल भी मिलते हैं, रियलिज़म भी मिलती है। लेकिन जो 19th सेंचुरी है उसमें हमें ख़ास तौर पे जो उसमें नावल्स लिखे गए उसमें जो साइंटिफिक पहलू जो हैं उनका ज़िक्र किया गया है और ख़ास तौर पे जो थ्योरी ऑफ स्पीशीज़ के हवाले से बात हुई, ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा मिलता है। इसी तरह जो 20th सेंचुरी नावल्स हैं
उनमें काफ़ी जो है वो साइंटिफिक चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। ख़ास तौर पे जो है विलियम गोल्डिंग्स का जो नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है, ठीक है, इसमें काफ़ी जो है वो साइंटिफिक चीज़ों को दिखाया गया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ जो है। तो एक इसमें जो नावल की मज़ीद किस्म दिखाई जा रही है, देखें, रीजनल है। तो ओरिजिनल नावल जो है ये काफ़ी फेमस हैं। ख़ास तौर पे अगर हम 19th सेंचुरी में आए, टॉमस हार्डी को देखें तो वो हमें रीजनल नावल जो है वो मिलते हैं उसमें के ख़ास तौर पे टेस्ट ऑफ द डुर्बरविल्स जो है वो नावल देखें तो उसमें हमें ये चीज़ जो है बड़ी वाज़ेह जो है वो मिलेगी। द पेयर ऑफ ब्लू आइज़ में ये चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह मिलेगी रीजनल नावल के हवाले से। इस तरह जेन ऑस्टन्स के जो नावल हैं, ख़ास तौर पे प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एमा है, ठीक है, ये नावल जो हैं ये हमें रीजनल जो है वो नावल मिलते हैं। इसी तरह ये जो जॉर्ज इलियट है उसके नावल्स में हमें साइकोलॉजी भी मिलती है, हिस्ट्री भी मिलती है, रीजनल एस्पेक्ट्स भी मिलते हैं। रमोला है, द मिल ऑन द फ्लॉस है, ठीक है, एडम बीट है, इसमें हमें रीजनल और साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। और अगर हम 20th सेंचुरी नावल में आए तो मोहसिन हामिद का जो नावल है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। ख़ास तौर पे रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है उसमें हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी चीज़ें नज़र आएंगी, साइकोलॉजिकल भी नज़र आएंगी, सोशल एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजी उसमें नज़र आएगी, रियलिज़म नज़र आएगी कि किस तरीके के साथ जो है जो मुस्लिम्स हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है। मौत स्मोक का नावल जो है मोहसिन हामिद का इस सिलसिले की बहुत बड़ी कड़ी है। इस तरह बेप्सी सिद्वा के जो नावल्स हैं अगर हम उनको स्टडी करें, द क्रो ईटर्स है, ठीक है, द ब्राइड है, तो इसमें हमें का जो है वो रीजनल एस्पेक्ट भी नज़र आते हैं, साइंटिफिक भी नज़र आते हैं, साइकोलॉजिकल भी आते हैं, हिस्टोरिकल भी नज़र आते हैं। एक बहुत बड़ा नावल 20th सेंचुरी का है पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर ने इसको लिखा है। तो उसमें भी हमें बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, किस तरह कॉलोनाइजेशन हुई, साइकोलॉजी जो है सब कॉन्टिनेंट में लोगों की कैसे है, रियलिज़म उस दौर की जो है किस तरीके के साथ पोर्ट्रे की गई, किस तरह जो साइंस जो है वो एक अपनी डेवलपमेंट फॉर्म में नज़र आती है। और रीजनल जो है ज़ाहिर बात है सब कॉन्टिनेंट के हवाले से। इस तरह शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ये 20th सेंचुरी की बहुत बड़ी एक फिगर है। इसमें बहुत सारे ख़ास तौर पे ये है ही 20th सेंचुरी का फिगर जो है शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं। तो इसमें हमें जो है वो क्लोज टू लाइफ मिलती है, स्लाइस ऑफ लाइफ मिलती है। ये सिंगल इशू लिटिल स्कोप है इसका, यानी कि स्कोप से मुराद ये आप समझिएगा कि इसको आप बहुत जो है वो माइनर लेवल पे आप इसको स्टडी करेंगे। ख़ास तौर पे कैनवस लिटल है, लेकिन जो है ये 20th सेंचुरी के अंदर जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और 19th सेंचुरी के लास्ट पे जो है वो शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिखी जाने लगी काफ़ी हद तक, जो 20th सेंचुरी में जो है वो ये बड़े इसने नुक्ता अरूज जो है वो लिया। तो ख़ास तौर पे साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरीज वही किस्में जो नावल में थी, ठीक है, वही तकरीबन थीम्स जो हैं वो हमें शॉर्ट स्टोरी में जो है वो मिलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो है वो ख़ास तौर पे एक बड़ी बहुत बड़ा फिगर जो है हमारे सामने अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो है वो शॉर्ट स्टोरी द किलर्स है वो हमारे सामने आती है। इस तरह रैपाचिनी स्टार्टर जो है वो भी हमें साइंस के हवाले से भी मिलती है। उसके अलावा जो है हमें जो है वो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शॉर्ट स्टोरी मिलती है। बहुत सारी ऐसे जो है वो साइकोलॉजिकल ऑथर्स हैं वो हमें 20th सेंचुरी में मिलते हैं जिन्होंने इस चीज़ को लिखा। यानी कि ये समझे कि ये नावल के बाद जो किस्म है शॉर्ट स्टोरी जो है इसको दी गई, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम था और उन्होंने नावल की जगह जो है शॉर्ट स्टोरी को जो है लेना जो है वो ज़्यादा अच्छा और इजी समझा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का जो है वो लेक्चर, जो आपने जो है ओवरऑल इसको देखा कि ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर जो है वो किस तरीके से जो है इनके अंदर जो है चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया एज़ होल। आप इख्तलाफ राय का हक़ लाजमी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। मैंने जस्ट जो है इनको एक जो है वो सिनॉप्सिस की सूरत में आपके सामने पेश किया है। इसमें जो है पोइट्री है, ड्रामा है, नावल है और शॉर्ट स्टोरी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अभी यही जो इम्पोर्टेंट जो मतलब मैंने कंसिडर किया है
उनको मैंने आपके सामने रख दिया। भी बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें जैसे एस प्रोज़ है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम हुआ, क्रिटिसिज्म पे काम हुआ, लिंग्विस्टिक्स पे काम हुआ। तो उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, ये मैंने प्योरली लिटरेचर के हवाले से जो डोमिनेंट जो है वो तकरीबन 700-800 साल से जिन चीज़ों पे ज़्यादा काम हो रहा था, मैंने उनके हवाले से जो है वो बात की। थैंक यू सो वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी मुस्तफ़ीद राह जो है वो ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।